हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्था ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज से हम लोग जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन पीवाईक्यू का प्रारंभ करने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है नागरिक शास्त्र का। पीजीटी 2021 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है। इस संविदावादी मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में कॉन्टेक्चुअलिस्ट थिंकर कौन से थे। तो ऑप्शन फर्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन ऑन लिबर्टी, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो इसमें जो पूछा है कि संविदावादी विचारक की नहीं है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, जो लिबर्टी है, ऑन लिबर्टी, ये संविदावादी विचारक की नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ऑन लिबर्टी 1859 में जे.एस. मिल की पुस्तक है, जो उपयोगितावादी विचारक हैं। ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल की पुस्तक है और जो जे.एस. मिल जी हैं वो उपयोगितावादी विचारक हैं। संविदावादी विचारकों में जो कॉन्टेक्चुअलिस्ट थिंकर्स हैं उनमें हॉब्स हो गए, लॉक हो गए एवं रूसो हो गए, इन लोगों का नाम विशेष रूप से जाना जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एक महत्वपूर्ण रचना है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो रूसो की एक महत्वपूर्ण रचना है। लेवियाथन हॉब्स की, जो लेवियाथन है हॉब्स की है, तथा टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट लॉ की पुस्तक है। जो लेवियाथन पुस्तक है वो हॉब्स की है और टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जॉन लॉक की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। ए डिसीजन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ अ सिलेक्शंस ऑफ अल्टरनेटिव्स। ये किसका विधि जो कथन बोला गया है, निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रे ऑफ किलियंस। आंसर डी हो जाएगा इसका। रे एंड किलियंस का कथन है निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। जो रे एंड किलियंस कहते हैं कि जो निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। ये डिसीजन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज अ सिलेक्शंस ऑफ अल्टरनेटिव्स। और टेरी निर्णय, जो टेरी का कथन है, जो ऑप्शन में चार ऑप्शन दिए हैं उसमें जो फर्स्ट है टेरी का कथन क्या है? टेरी जी बोलते हैं कि निर्णय निर्माण को दो या अधिक संभाव विकल्पों में से एक व्यवहार विकल्प को चुनने के रूप में परिभाषित करते हैं। तो टेरी बोलते हैं कि निर्णय निर्माण को दो या अधिक संभाव विकल्पों में से एक व्यवहार विकल्प को चुनने के रूप में परिभाषित करते हैं। फिर हर्बर्ट साइमन बोलते हैं डिसीजन के बारे में। हर्बर्ट साइमन बोलते हैं कि निर्णय निर्माण की परिभाषा जो होती है कार्यवाहियों के वैकल्पिक रास्तों के सर्वोत्तम चुनाव के रूप में दी। हर्बर्ट साइमन जी बोलते हैं जो निर्णय निर्माण की परिभाषा है कार्यवाहियों के वैकल्पिक रास्तों के सर्वोत्तम चुनाव के रूप में दी। फिर मैकफॉरलैंड का कथन है निर्णय डिसीजन के बारे में बोलते हैं कि निर्णय एक पसंद का कार्य है। जो थिंकर्स हैं मैकफॉरलैंड के अनुसार है कि निर्णय एक पसंद का कार्य है। ये बोलते हैं कि जो निर्णय होता है एक पसंद का कार्य है जिसमें एक कार्यकारी
इस बारे में निष्कर्ष निकालता है कि निर्णय एक पसंद का कार्य है, जिसमें जो कार्यकारी होता है निष्कर्ष निकालता है कि किसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, कि अगर कोई स्थिति होती है तो उसमें क्या किया जाना चाहिए। एक निर्णय कई संभावित विकल्पों में से चुने गए व्यवहार के पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। मैकफार्लैंड बताया कि जो निर्णय एक पसंद का कार्य है, जिसमें एक कार्यकारी इस बारे में निष्कर्ष निकालता है कि किसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक निर्णय कई संभावित विकल्पों में से चुने गए व्यवहार के पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण क्या है। जो कौटिल्य बोलते हैं कि उनका जो अर्थशास्त्र है, अधिकरण क्या है। अधिकरण तो अधिकरण है, कितने हैं, 15 अधिकरण हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण हैं। पहले 5 अधिकरणों में राज्य के आंतरिक प्रशासन का प्रकाश डाला गया है। 6 से 13 अधिकरणों में राज्य के वैदेशिक संबंधों की विवेचना की गई है और शेष 2 अधिकरणों में राज्य के अन्य विषयों की चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र में सरकार के 34 विभागों का उल्लेख है। जो अर्थशास्त्र है, सरकार का 24 विभागों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉयडेड इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए लिबर्टी ऑफ थॉट, ऑप्शन बी इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक ऑफ लिबर्टी। हमारे प्रेम्बल में यानी प्रस्तावना में नहीं है, सम्मिलित नहीं किया गया है। तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है, लिबर्टी ऑफ थॉट की स्वतंत्रता का अर्थ होता है, स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों को बाहरी प्रतिबंधों के बिना बोलने, जो लिबर्टी होता है कि एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें लोगों को बाहरी हस्तक्षेप यानी प्रतिबंधों के बिना बोलने, कुछ करने, अपने सुख को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। स्वतंत्रता विधि द्वारा मर्यादित होती है, यानी इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगे रहते हैं, निर्बंध होते हैं इस पे। ओके, जैसे हमारे संविधान के मूल अधिकार के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रता में युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से स्वतंत्रता को सीमित किया गया है। यानी आप अगर मूल अधिकार है उसके बारे में आप कुछ गलत बोलते हैं तो उस पर निर्बंधन यानी उस पर कुछ रोक लगाई गई, उसको सीमित किया गया है मौलिक अधिकार को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे हो गई, आप कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं। अर्थात कानून के अनुसार ही स्वतंत्रता का प्रयोग किया जा सकता है, यानी ये कानून के अनुसार ही स्वतंत्रता का प्रयोग किया जा सकता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क्सिस्ट होल्ड दैट। जो मार्क्सवादी के अनुसार है, मार्क्सवादी क्या बोलते हैं स्टेट के बारे में, तो मार्क्सवादी बोलते हैं ए स्टेट इज़ अ क्लास स्ट्रक्चर। मार्क्सवादी बोलता है कि राज्य एक भूवर्गीय संरचना है। ऑप्शन बी स्टेट रिप्रेजेंट्स ओनली द वर्कर्स। जो राज्य है केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी स्टेट रिप्रेजेंट्स द इंटायर कम्युनिटी। राज्य में संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसका हो जाए जो मार्क्सिस्ट होते हैं यानी मार्क्सवादियों के अनुसार द स्टेट इज़ अ क्लास स्ट्रक्चर है, राज्य एक वर्गीय संरचना है। मार्क्स बोलते हैं मार्क्सवादी।
एक्सप्लेनेशन इसको देखते हैं। मार्क्सिस्ट के अनुसार यानी मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है। मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था। यानी जो मार्क्सवादी बोलते हैं कि जो आदिम साम्यवादी जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं होता था। जो समूह होते थे उनमें कोई संघर्ष नहीं होता था, इसलिए संपूर्ण समाज मिलकर अपने मामलों का प्रबंध यानी मैनेजमेंट स्वयं कर लेता था। जो उस समय आदिम साम्यवादी अवस्था थी उसमें जो समाज समूह में रहते थे वो उन लोग का अपने मामलों का मैनेजमेंट स्वयं कर लेते थे और राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन दास प्रथा के युग में स्थिति बदल गई। जैसे जैसे दास प्रथा का युग आया ये स्थिति बदल गई। इस युग में स्वामियों के हाथ में भूमि, संपत्ति और उत्पादन के समस्त साधन थे। जैसे जैसे ये दास प्रथा का युग आया इसमें भूस्वामियों के हाथ में ज़मीन, लैंड, संपत्ति और उत्पादन के समस्त साधन थे। जो भूस्वामी थे इन लोग के पास ज़मीन होती थी, संपत्ति होती थी, उत्पादन के साधन होते थे और वे दासों का शोषण करते थे। ओके, स्वामी के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का आश्रय लेना पड़ा। लेकिन सेना, पुलिस, न्यायालय और कारागार आदि की व्यवस्था की गई। इन संस्थाओं पर उन लोगों को अधिकार था जो शोषक वर्ग के समर्थक थे। यानी जब ये संस्थाएं बनाई गई जैसे पुलिस हो गई, सेना हो गई, न्यायालय हो गए, कारागार हो गए, इन सब की व्यवस्था की गई और इन सब में जो अधिकारी उच्चगण होते थे ये शोषक वर्ग के समर्थक थे। यहीं से राज्य संस्था का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार राज्य संस्था का निर्माण एक वर्ग का दूसरे वर्गों पर आधिपत्य और नियंत्रण रखने के लिए किया गया। इस प्रकार ये बताया गया कि जो राज्य संस्था का निर्माण किया गया यानी जो राज्य का निर्माण किया गया एक वर्ग से दूसरे वर्ग पर आधिपत्य यानी नियंत्रण रखने के लिए गया। यानी जो राज्य का निर्माण किया गया एक वर्ग से दूसरे वर्गों पर यानी उस पर आधिपत्य और नियंत्रण रखने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ एक्सट्रीमिस्ट? ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था, यानी गरम दल के कौन नहीं थे? लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये लाल बाल पाल ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका व्याख्या है। जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं यानी उग्रवादी दल के नेताओं में प्रमुख थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए। इन्हें जो एक टाइटल नाम दिया गया लाल बाल पाल भी कहा जाता है। इन तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता है और ये उग्रवादी यानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के से बिलोंग करते थे। गरम दल के इन नेताओं का मानना था कि सरकार पर दबाव डालकर ही अधिकारों को पाया जा सकता है। जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते थे इनका मानना था कि अगर सरकार से छूट यानी ब्रिटिश से सत्ता हस्तांतरण करवाना है तो सरकार पर दबाव डालकर ही अधिकारों को पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु एमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब्ड द वर्ल्ड वाइड ट्रायम्फ ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एज द एंड ऑफ हिस्ट्री? निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया है? ये किसका कथन है? एक बार और बोल देता हूँ। उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया है। तो ऑप्शन ए है समीर अमीन, ऑप्शन बी है डेविड हेल्ड, ऑप्शन सी है फ्रांसिस फुकुयामा,
और ऑप्शन डी है सैमुअल पी हंटिंगटन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जो एक फुकुयामा है, उनकी पुस्तक है द एंड ऑफ अ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 यानी 1992 में उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में एक्सप्लेन यानी डिस्क्राइब किया, व्याख्यायित किया है। फुकुयामा ने कहा कि सोवियत संघ के पतन ने यह बात साबित कर दी कि फुकुयामा ने यह बताया कि जो सोवियत संघ के जो पतन हो गया, यह बात साबित कर दी कि उदारवादी लोकतंत्र यह मानव मात्र की विचारात्मक उन्नति का अंतिम बिंदु है तथा मानव सरकार का भी अंतिम रूप है। फुकुयामा ने बता दिया कि जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो यह बात साबित हो गई कि उदारवादी लोकतंत्र यह मानव मात्र की विचारात्मक उन्नति का अंतिम बिंदु है तथा मानव सरकार का भी अंतिम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट क्रिटिक ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक थे। इसमें यह पूछा गया है कि जो ऑस्टिन थे उनका जो एक संप्रभुता सिद्धांत था यानी सॉवरेनिटी थ्योरी था, उसका जो सबसे कटुतम आलोचक कौन थे। ऑप्शन ए सर हेनरी मैन, बी हॉब्स, सी बोडिन बोंदा, डी लस्की। तो इसका आंसर हो जाएगा सर हेनरी मैन। ऑस्टिन ने संप्रभुता सॉवरेनिटी के सिद्धांत की व्याख्या केवल वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर की है। जो ऑस्टिन जी थे, इनका जो सॉवरेनिटी सिद्धांत था, उन्होंने जो व्याख्या किया है सॉवरेनिटी का, केवल वैधानिक दृष्टि के आधार पर की है। ऑस्टिन द्वारा व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान न दिए जाने के कारण, जो ऑस्टिन थे व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण सर हेनरी मैन, ब्राइस ए.आर. लॉर्ड ब्लंटसली, जेम्स स्टीफन आदि ने इस सिद्धांत की कटु आलोचना की है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कटु आलोचना हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक, हेनरी मैन की एक पुस्तक पूछ सकता है, ये आपका एलटी ग्रेड में या टीजीटी पीजीटी में कहीं भी पॉलिटिकल साइंस का जहाँ पेपर है वहाँ एक क्वेश्चन कथन पूछ सकता है कि हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन में सॉवरेनिटी सिद्धांत की कटुतम आलोचना की ऑस्टिन की। और इनकी पुस्तक भी पूछ सकता है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन किसकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द लिस्ट, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड से मिलाना है। ओके, क्या लिखा है ये, मॉर्गेनथाउ और बर्नार्ड कोहेन, मॉर्टन कॉपलान, इमाइल बर्ड। लिस्ट सेकंड क्या है, सिस्टम सिद्धांत, गेम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग अप्रोच एंड रियलिस्ट स्कूल, इसको मिलाना है। तो मॉर्गेनथाउ ये किसकी इनका वो क्या था, जो इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था मॉर्गेनथाउ, इनका जो था यथार्थवादी संप्रदाय में क्या हो जाएगा, ये का 4 हो जाएगा। ओके, और बर्नार्ड कोहेन का हो जाएगा निर्णय निर्माण उपागम, बी का 3 हो जाएगा। बर्नार्ड कोहेन ने जो बताया था डिसीजन मेकिंग अप्रोच, निर्णय निर्माण उपागम। मॉर्टन कॉपलान का हो जाएगा क्या, व्यवस्था सिद्धांत यानी सिस्टम थ्योरी। मॉर्टन कॉपलान का हो जाएगा सिस्टम थ्योरी। मॉर्टन कॉपलान का हो जाएगा सिस्टम थ्योरी। और इमाइल बर्ड का हो जाएगा खेल सिद्धांत।
बताया गया, ये मिलान कर लीजिए आप। जो मॉर्गनथाउ थे इनका हो जाएगा यथार्थवादी, ओके, मिला लीजिए, यथार्थवादी संप्रदाय। और बर्नार्ड कोहेन निर्णय निर्माण उपागम, बर्नार्ड कोहेन का निर्णय निर्माण उपागम यानी डिसीजन मेकिंग अप्रोच। मॉर्टन कैप्लॉन इनका हो जाएगा, मॉर्टन कैप्लॉन का हो जाएगा सिस्टम थ्योरी, सिस्टम थ्योरी तीसरा सी का फर्स्ट हो जाएगा। और इमाइल बर्ड का हो जाएगा, इमाइल बर्ड का हो जाएगा क्या, गेम थ्योरी हो जाएगा, ओके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं इसका ऑप्शन दिया है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मॉर्गनथाउ यथार्थवादी संप्रदाय, बर्नार्ड कोहेन निर्णय निर्माण उपागम, निर्णय निर्माण उपागम, मॉर्टन कैप्लॉन व्यवस्था सिद्धांत सिस्टम थ्योरी, इमाइल बर्ड खेल सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ 1968 में प्रस्तुत हुआ था। लोकपाल बिल 1968 में प्रस्तुत हुआ था। जब हम लोग जीएस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये क्या बोलते हैं, इसे लोकपाल बिल को पढ़ा जाएगा, ओके। अभी हम लोग सब्जेक्ट का अपना सब्जेक्ट का PYQ स्टार्ट कर रहे हैं। जीएस का कल से जीएस का भी हो सके तो ये स्टार्ट करवा दूंगा। लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग सांसद LM सिंघवी ने किया था। लोकपाल शब्द का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले LM सिंघवी ने इस शब्द का प्रयोग किया था 1963 में। पहला जन लोकपाल बिल साल 1968 में शांति भूषण के द्वारा पेश किया गया था। चौथी लोकसभा में इसको 1969 में पारित भी कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में यह बिल पास नहीं हो सका था। इसके बाद 1971, 77, 85, 96, 2001 में लोकपाल पर किसी ने गौर नहीं किया। आया है कब, 1969 में। अब तो 2013 या 14 में लोकपाल बिल पास हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, इसमें पूछा है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है बच्चा। तो इसमें मैच के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग मैच करते हैं। चलिए, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मिलान करना है। तो डिवाइन ओरिजिन किसका, जो डिवाइन ओरिजिन है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत किसने बताया था, तो जेम्स फर्स्ट ने बताया था। डिवाइन ओरिजिन दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स फर्स्ट ने बताया था, ओके। और जो है फोर्स थ्योरी यानी शक्ति सिद्धांत, जो शक्ति सिद्धांत है वो ओपेनहाइमर ने बताया था। फोर्स सिद्धांत है जो ओपेनहाइमर है। इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दोनों सही हैं, लेकिन इसमें कौन सा गलत है, कौन सा गलत मैच कर रहा है इसमें। और पितृसत्तात्मक कौन समर्थक है इसका, जो पितृसत्तात्मक है तो ये इसी वाला का मैच नहीं करा, ये नहीं मैच करेगा। और जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे जो सर हेनरी मैन जी थे। और नेक्स्ट है मात्र सत्तात्मक जेंक्स, इनका सही है। तो एक बार और देख लीजिए, डिवाइन ओरिजिन जेम्स फर्स्ट, फोर्स थ्योरी ओपेनहाइमर, पैट्रियार्कल इन्होंने नहीं बताया था, सर हेनरी मैन ने बताया था पैट्रियार्कल, और मैट्रियार्कल जेंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिकेड वाज डिक्लेयर्ड बाय UN एज अ डिकेड ऑफ वुमेन, यानी संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं का दशक के रूप में घोषित किया। कब घोषित किया था महिलाओं के दशक को, 1976-85 में। 1975 में मैक्सिको सिटी में आयोजित पहला संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन 1976-85 को महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में नामित किया गया था। महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास दशक के रूप में महिलाओं और विकास पर केंद्रित था।
मैक्सिको सिटी में संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन ने 2 प्रमुख दस्तावेज प्रस्तुत किए। महिलाओं की समानता पर मैक्सिको की घोषणा, महिलाओं की समानता पर मैक्सिको की घोषणा और विकास और शांति में उनका योगदान, और अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए विशेष कार्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी एजुकेटेड, बी एजिटेटेड, बी एजुकेटेड, बी एजिटेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, दिस स्लोगन इज गिवन बाय, कौन दिया था? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका कथन है, यह किसका नारा है? तो ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का स्लोगन है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह नारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। अम्बेडकर के अनुसार शिक्षित होने का केवल पढ़ना लिखना नहीं था, बल्कि पढ़ लिख कर अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक बनना था। जागरूक होने के बाद स्वयं को संगठित करना और फिर अपने उद्देश्य के लिए संघर्ष करना। तो इसलिए ये कथन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, इसमें पूछा है। तो सही नहीं है इसमें मोस्का, मोस्का, मोस्का द रूलिंग क्लास। तो इसका जो मोस्का ऑथर है, जो लेखक हैं, मोस्का जो ऑथर यानी लेखक हैं, उनकी पुस्तक है मोस्का द रनिंग क्लास। पैरेटो, पैरेटो माइंड एंड सोसाइटी, सही है। पैरेटो, पैरेटो माइंड एंड सोसाइटी, मोस्का द रनिंग क्लास। और रॉबर्ट माइकल्स, रॉबर्ट मिशल्स, ये पॉलिटिकल पार्टीज। रॉबर्ट माइकल्स की जो पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज। और लिपसेट वेल्थ ऑफ नेशन, और लिपसेट वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक नहीं है, जो वेल्थ ऑफ नेशन है एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक। ओके, फिर आ जाइए आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मोस्का द रूलिंग क्लास, पैरेटो माइंड एंड सोसाइटी, रॉबर्ट मिशेल्स पॉलिटिकल पार्टीज, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पब्लिक कॉरपोरेशन इज अकाउंटेबल टू द, लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है, जो लोक निगम होता है उत्तरदायित्व होता है ब्यूरोक्रेसी का, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर का, तीसरा है क्या प्रेसिडेंट का, और ऑप्शन डी है पार्लियामेंट का। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। सार्वजनिक निगम या लोक निगम का आशय ऐसे निगम से है जिसकी स्थापना संसद द्वारा विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। जो पब्लिक कॉरपोरेशन होता है उस सार्वजनिक निगम या लोक निगम का आशय ऐसे निगम से है जिसकी स्थापना संसद द्वारा विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है, संसद द्वारा विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है, और यह अधिनियम ही उसके अधिकारों, उसके दायित्वों और कार्यक्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करता है। और लोक निगमों की स्थापना संसदीय कानून के द्वारा होती है। जो लोक निगम होता है उसकी जो स्थापना होती है संसदीय कानून के द्वारा की जाती है। अतः क्या होता है, संसद में इनके कामकाज पर बहस होती है, संसद सदस्य प्रश्न पूछते हैं और संबंध मंत्री को उनके उत्तर देने होते हैं। साथ ही संसदीय समिति इन निगमों के कामकाज के बारे में पूछताछ कर सकती है। पता क्या होता है सकता है, लोक निगम संसद के प्रति जवाबदेह होता है। जो पब्लिक अकाउंट होता है वो संसद के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 16 से प्रारंभ करेंगे अपने लेक्चर को, और ये लेक्चर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि
जीएस की क्लास एलटी ग्रेड और जीएस प्रवक्ता के लिए प्रारंभ इसी चैनल पर होगा। जैसे ये बुक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो एलटी ग्रेड का प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। इसको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। इसको बहुत अच्छी बुक है ये, एलटी ग्रेड हो गया इसका, और ना के साथ ही सबका प्रैक्टिस करवाएंगे इसी चैनल पे। आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।